कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हो सकता हो दोस्तों आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा करें। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखेंगे दोस्तों, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे जिससे आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारा लक्ष्य ये है आपकी सफलता। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आप मेरे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट या इंडियन इकोनॉमी के प्लेलिस्ट दोनों है, आप उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, ट्रिपल एससी हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, मुद्रा प्रसार के बारे में जो कथन असत्य है उसे चुनना है। आपके ऑप्शन क्या हैं। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। अगला, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। तीसरा, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। चौथा है, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। फटाफट से कमेंट में बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है वो आपको चुनना है। तो दोस्तों मुद्रा प्रसार के बारे में जो कथन सही नहीं है वो क्या है, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। पहला है सिनसिनाटी इंडियानापोलिस प्रदेश। तीसरा है ग्रेट कान्हा घाटी प्रदेश। चौथा है मिडलैंड प्रदेश। चौथा है मिशिगन झील प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों आंसर क्या होगा। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, वो है मिडलैंड प्रदेश। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था। प्रश्न क्या है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व को, माफ़ कीजिएगा दोस्तों शायद मैंने पीछे आपको आंसर नहीं बताया है। तो दोस्तों इसमें का आंसर क्या होगा, ये होगा मिडलैंड्स प्रदेश। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था। तो आपके ऑप्शन है 2008, 2005, 2003, 2001। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2003। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आउटसोर्सिंग की सही परिभाषा कौन सा है। तो ऑप्शन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनियां अपने मूल देश के बजाय अपने स्थानों पर कुछ गतिविधियां करती हैं। दूसरा, किसी अन्य देश में संपत्तियां, संयंत्र, उपकरण में निवेश। तीसरा, एक से अधिक देशों में परिचालन वाले व्यवसाय। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आउटसोर्सिंग की जो सही परिभाषा है वो कौन सी है दोस्तों। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने काम को पूरा करने के लिए किसी अन्य कर्मचारियों के अलावा कोई और व्यक्तियों को रखती है, तो क्या होता है, आउटसोर्सिंग। तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मुद्रा तिजोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, भंडारण जहां रिजर्व बैंक की ओर से बैंक नोट और रुपए सिक्के रखे जाते हैं। भंडारण जहां आरबीआई की ओर से विदेशी मुद्राएं रखी जाती हैं। वे कंपनियां जो विदेशी मुद्राओं का भंडारण और लेन देन करने के लिए अधिकृत हैं। चौथा है, मुद्रा विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, मुद्रा विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक। तो डी ऑप्शन राइट। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या है, परक्राम में लिखित में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लगभग उसी तरह से स्वतंत्र रूप से पारित किए जाते हैं
जैसा कि पैसा, तो परक्राम में होने के लिए ऋण पत्र में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। ऑप्शन मांग पर निश्चित समय पर भुगतान करने का सशर्त वादा, मांग पर निश्चित समय पर भुगतान करने का बिना शर्त वादा, मांग पर निश्चित समय पर भुगतान करने का बिना शर्त वादा, चौथा मांग पर या निश्चित समय पर भुगतान करने का सशर्त वादा निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों परक्राम में होने के लिए ऋण पत्र में जो शामिल होना चाहिए वो मांग पर निश्चित समय पर भुगतान करने का सशर्त वादा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों से कमोबेश एक समान बने रहने का कारण यह है कि ऑप्शन है कृषि में उत्पादकता इतनी अधिक रही कि लोगों की कृषि के साथ बने रहने के लिए प्रेरित किया है, लोग आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग में संक्रमण के महत्व से काफ़ी हद तक अनभिज्ञ हैं। अगला है निवेश पैटर्न पूंजी गहन उद्योगों की ओर निर्देशित रहा है। चौथा है भूमि जोत की अधिकतम सीमा ने अधिक लोगों को भूमि का मालिक बनने में सक्षम बनाया है और इसलिए वे कृषि के साथ बने रहने को प्राथमिकता देते हैं। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा दोस्तों। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों से कमोबेश एक समान बने रहने का कारण है। तो दोस्तों भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों से कमोबेश एक समान बने रहने का कारण है लोग आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग में संक्रमण के महत्व से काफ़ी हद तक अनभिज्ञ हैं। तो आपके ऑप्शन क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न, सीमांत स्थायी सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिन, बताइए क्या होता है मार्जिन, तो मैंने बता दिया, तो बताइए एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। दोस्तों फटाफट से आप लोग बताइए एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है, देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलिए आगे चलते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसएफ बैंकों के लिए तरलता समायोजन सुविधा के तहत उपलब्ध अल्पकालिक निधि से अधिक उधार लेने के लिए अंतिम उपाय के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कथन है एमएसएफ एक विशेष दर है जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से रेपो दर की तुलना में काफ़ी सस्ती दर पर पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है, तो पहला कहाँ पे दे रहा है, ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और परिणामी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता है। दूसरा है ICOR जितना अधिक होगा पूंजी की उत्पादकता उतनी ही कम होगी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों, क्या सही होगा। जितना ज़्यादा दोस्तों आप प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। तो दोस्तों वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संबंध में जो कथन सही है वो क्या हो जाएगा, पहला तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा राइट हो जाएगा कि ICOR जितना अधिक होगा पूंजी उत्पादकता उतनी ही कम होगी। तो केवल दूसरा सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिवेश में सार्वजनिक उद्यमों के अल्पांश शेयरों को सार्वजनिक या निजी संस्था को बेचना शामिल है। बात समझ आ रही दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, देखिए इससे पहले जो था तो क्या था कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं गया कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश है के स्तर और परिणामी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता है। तो पहला राइट हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा भी राइट तो है ही है। तो आपका पहला दूसरा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विनिवेश में सार्वजनिक उद्यमों के अल्पांश शेयरों को सार्वजनिक या निजी संस्था को बेचना शामिल है। जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में बहुलाभांश शेयर बेचती है तो वह रणनीतिक विनिवेश कहलाती है। रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का स्वामित्व और नियंत्रण किसी अन्य सार्वजनिक संस्था को हस्तांतरित करती है एवं इसमें निजी क्षेत्र शामिल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विनिवेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? दूसरा, जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में बहुलांश शेयर बेचती है तो वह रणनीतिक विनिवेश कहलाती है। तो केवल दूसरा सही है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्न क्या है? नाम मात्र है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? मौजूदा कीमत पर जीडीपी की गणना में उपयोग किए जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य नाममात्र जीडीपी कहलाता है। आधार वर्ष मूल्य पर जीडीपी की गणना में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। नाममात्र जीडीपी की किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सटीक संकेतक माना जाता है। वास्तविक जीडीपी कभी भी नाममात्र जीडीपी से अधिक नहीं हो सकता। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसमें केवल आपका दूसरा सही है। आधार वर्ष मूल्य जीडीपी की गणना में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आधार वर्ष मूल्य पर जीडीपी की गणना में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आरक्षित मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर क्या है कि आरक्षित मुद्रा तेल और सोने जैसी वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण मुद्रा के रूप में कार्य करती है। दूसरा, जिस देश की स्थानीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम वस्तु दरों के संदर्भ में अतिरिक्त लाभ मिलता है। उपर्युक्त कथन दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। आरक्षित मुद्रा होगा। आरक्षित मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत में ब्लैक रिवॉल्यूशन शब्द किससे जुड़ा है? प्रश्न क्या है? भारत में ब्लैक रिवॉल्यूशन शब्द किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी का पोषण, कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता, काले निगम के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, चौथा पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि भारत में ब्लैक रिवॉल्यूशन शब्द किससे जुड़ा है। दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है आपको, ये बाराफात की वजह से है, क्योंकि बाराफात में ये जो रोशनी की जाती है और ये मुसलमानों का त्यौहार होता है दोस्तों, और इसमें जो है काफ़ी कव्वालियाँ बजती हैं, तो ये पीछे से उसी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। भारत में ब्लैक रिवॉल्यूशन शब्द किससे जुड़ा है? तो भारत में ब्लैक रिवॉल्यूशन शब्द जुड़ा है पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1974 से 1975 में शुरू किया गया कार्यक्रम है। सौहार्दपूर्ण क्षेत्र विकास, ताम्र क्षेत्र विकास, कमांड क्षेत्र विकास, पुलिस प्राधिकरण। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1975 में शुरू किया गया कार्यक्रम है। दोस्तों कारण कौन सा है? कमांड क्षेत्र विकास। तो केवल तीसरा सही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भुगतान बैंक यानी पेटीएम बैंक के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना, प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों को भुगतान एवं विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अगला, अन्य बैंक के व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण और मांग तथा जमा स्वीकार कर सकते हैं, किंतु सावधि जमा, मियादी या आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते। सही। तीसरा है, ये एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट नहीं। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ विषय पर विचार करें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ विषय पर विचार करें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ विषय पर विचार करें। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तीनों ही क्या है? राइट है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के विषय पर प्रकाश डालिए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर वर्ष 2000 से कार्य करना आरंभ किया। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई को देखते हुए 2002 तक पुराने विवाद फेरा के तहत ही निपटाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? फेमा के अंतर्गत दोष सिद्ध का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होगा, जबकि फेरा के अंतर्गत दायित्व व्यक्ति पर होगा। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आइए। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय दिया जाता है। आपके ऑप्शन है, प्रसन्नता चंद्र महालुमिनस को, प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदराजा को, प्रोफेसर धनंजय रामचंद्र काडगिल को, चौथा है JR स्टोन को। कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का जिसे श्रेय दिया जाता है वो कौन है? तो डॉक्टर विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदराजा हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए, किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहा है, एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, एक अस्पताल में एक मरीज का इलाज कर रहा है एक डॉक्टर, एक हथकरघा बुनकर अपने घर में कंधे पर काम कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कि उदाहरण संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, कि आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर कीजिए। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो होता है जीविकोपार्जन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच संबंधों को समझाता है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन है जो प्रोडक्शन फंक्शन के बीच संबंधों को समझाता है? ऑप्शन है, इनपुट और अंतिम खपत, उत्पादन और खपत, आउटपुट और निर्यात, प्रारंभिक जानकारी और अंतिम आउटपुट।
तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्रोडक्शन फंक्शन के बीच संबंधों को समझाता है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक जानकारी और अंतिम आउटपुट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, केवल व्यापार खाते पर या सभी। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा अनुमोदित है? योजना आयोग, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। ये भी बताइएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जिसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा अनुमोदित किया जाता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। चलिए आगे चलते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण खाद्य से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण महिला अधिकारियों से या फिर ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। तो आपके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? आपके ऑप्शन है जिंस फ्यूचर व्यापार तथा इक्विटी व्यापार दोनों, जिंस फ्यूचर व्यापार, मुद्रा फ्यूचर बाजार या फिर इक्विट फ्यूचर बाजार। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग आंसर का जवाब नहीं दिया करते हैं, बहुत तकलीफ़ की बात है और ये अफसोस की बात है। लेकिन दोस्तों ये भी बात सही है कि ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, इसलिए हो सकता हो क्योंकि फ्री में देखना दोस्तों और लोग कम देखना पसंद करते हैं। पर दोस्तों कोई बात नहीं, मैंने चैनल शुरू किया है आप लोगों के भले के लिए, आप लोग तरक्की कर जाएं, मुझसे इससे बढ़कर और कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों, क्योंकि अगर आप सफल हो जाते हैं तो हमारी मेहनत सहारत हो जाएगी दोस्तों। चलिए, तो भारत निम्नलिखित में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो ये होगा, बताइए क्या होगा ये। तो दोस्तों जो वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है उसका नाम है जिंस फ्यूचर व्यापार। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी चैनल पर नए प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।